हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। यदि हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन को सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो कि एक स्टेप में हो जाए। क्या हो? वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यदि ऑर्डर लिखना हो तो N1A प्लस N2B यदि प्रोडक्ट दे रहा है तो यदि रेट लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर N2 वेयर N1 प्लस N2 इक्वल टू ऑर्डर होता है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को यदि आपने पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मल्टी ऑर्डर रिएक्शन, जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब जो मोर देन वन स्टेप में हो। यदि हम लोग के पास N1A प्लस N2B ये एक प्रोडक्ट दे रहा है और यदि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y वेयर X प्लस Y इक्वल टू ऑर्डर। अब देखिए यहां तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग को ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एक्सपेरिमेंटली। हम लोग अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद हर सेक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्डर पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यदि बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर में सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें, रिएक्शन हुज ऑर्डर इज जीरो इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि जीरो ऑर्डर इक्वल टू जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर इक्वल टू वन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम लोग अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट A से हम लोग को क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। यदि t इक्वल टू जीरो टाइम को हम लोगों ने बात किया था, t इक्वल टू जीरो टाइम को इनिशियल टाइम बोलते हैं और t इक्वल टू t टाइम को फाइनल टाइम बोलते हैं। तो t इक्वल टू जीरो टाइम पे यदि हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 है और t इक्वल टू टी टाइम पे यदि हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन AT है, हम लोगों ने ये माना है। देखिए ये जो t है, यदि हम लोग इस t के बारे में बात करें तो ये एक सबस्क्रिप्ट है। क्या है? सबस्क्रिप्ट है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग यदि
रेट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AT रेज टू द पावर 0 का। यहाँ 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखिएगा यहाँ 0 हम लोगों ने इसलिए लिखा है काहे कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और यदि डिफरेंशियल रेट लॉ लिखें तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ माइनस dAT अपॉन dt। दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोगों ने क्या कर रहा है, हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को इक्वेट करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी AT अपॉन dt इक्वल टू K इंटू AT रेज टू द पावर 0, K इंटू AT रेज टू द पावर 0। यदि आपको पता होगा समथिंग रेज टू द पावर 0 x रेज टू द पावर 0 तो ये 1 होता है। यहाँ AT रेज टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो माइनस यहां से हम लोग यदि लिखते हैं माइनस d ऑफ AT इक्वल टू K इंटू dt। यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ K dx इक्वल टू K इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हैं। जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो दोनों को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां से dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस सी होता है। क्या है कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हम लोग ऐड कर देते हैं। इसके बारे में आपको मैथमेटिक्स के टीचर ने बताया होगा कि यहाँ हम लोग सी ऐड क्यों करते हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर देते हैं माइनस डी AT इक्वल टू K dt हुआ। यदि इंटीग्रेट करें तो यहाँ होगा AT इक्वल टू KT प्लस सी। यहाँ जो C हमारा है, यहाँ जो C है ये हमारा अननोन है। यहाँ C जो है वो हमारा क्या है, अननोन है। यदि इस C को हटाना हो तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि हम इस C को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे कि T का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, T का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग T इक्वल टू 0। यदि आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन को, T इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, A0 है। क्या है, A0 है। T इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, A0 है। तो हम लोग के पास क्या होगा, A0 इक्वल टू K इंटू 0 प्लस C। क्या होगा, K इंटू 0 प्लस C। अब यहां से C का वैल्यू क्या हो गया, C इक्वल टू A0। आप यहां तक कॉपी कर लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इधर मिटाना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन था AT इक्वल टू माइनस KT प्लस C। अब यहां C का वैल्यू ले देते हैं। तो AT इक्वल टू क्या होगा, माइनस KT प्लस A0। यहां से KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT। यहां से T निकालें तो ये हो जाएगा A0 माइनस AT अपॉन K। क्या होगा, A0 माइनस AT अपॉन K। क्या होगा, A0 माइनस AT अपॉन K। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ।
हमको t इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के याद रखना है। तो हमारे लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि कभी भी टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन के। यदि हमको टाइम निकालना हो किस टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। अब देखिए हम लोग यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या है, हमारा हाफ लाइफ है। क्या है, हाफ लाइफ। यदि हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करें, हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से इंट्रोड्यूस करते हैं। किससे करते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। क्या हो, मतलब हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। इसके लिए जो भी हमारा टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी हाफ। उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में क्या बोलेंगे, टाइम रिक्वायर्ड when initial concentration becomes half, मतलब हमारा जो AT हो फाइनल कंसंट्रेशन वो A नॉट अपॉन 2 हो जाए। क्या हो जाए, A नॉट अपॉन 2 हो जाए। हम लोग यदि इसके बारे में बात करें, A नॉट अपॉन यदि 2 हो गया तो हम लोग जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ है उसको हम लोग यूज करें तो हम लोग के पास क्या होगा, कि T इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। क्या है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। क्या है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि हमको टी निकालना होगा तो वो क्या होगा, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, टी हाफ। क्या निकालना है, हाफ लाइफ। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू हम लोग के पास जो ए टी का वैल्यू है वो क्या है, ए नॉट अपॉन 2। तो क्या होगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन के। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। तो हम लोग क्या देखते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। यहां से हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। का है कि यहाँ 2k हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। क्या होगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। याद रखिएगा, जो भी हमारा यहाँ जो हमारा 2k है वो क्या है, कांस्टेंट है। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k में 2k हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ of the first order reaction is directly proportional to initial concentration। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो क्या बोले कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो यदि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को टी कैलकुलेट करना है। और टी क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। और यदि हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट अपॉन 2k। क्या होता है, टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट अपॉन 2k। और इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इसको कॉपी कीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज करता हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो इस वीडियो को देखते हुए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें और हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग को लाइव क्लासेस तक पहुंचाएं। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम लोग क्या बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में बात कर सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी वैसे बात करेंगे। क्या बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग कोई भी रिएक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई भी रिएक्शन ए से हमारा क्या बन रहा है? कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 टाइम को इनिशियल टाइम बोलते हैं, इस टाइम हमारा कंसंट्रेशन A0 है। और T इक्वल टू T टाइम को हम लोग कोई भी फाइनल टाइम बोलते हैं, इस समय हमारा कंसंट्रेशन क्या है? AT है। यदि हम लोग इसके लिए रेट लिखे हैं तो रेट इक्वल टू क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AT रेज़ टू द पावर 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और हम लोग जानते हैं, आप ध्यान दीजिए कि ये तो हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, क्या है कि यहाँ ऑर्डर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। यदि हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखे हैं तो रेट इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी AT अपॉन DT। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये भी रेट है, फर्स्ट इक्वेशन में भी रेट है और सेकेंड इक्वेशन में भी रेट है। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करें तो क्या होगा? माइनस डी ऑफ AT अपॉन DT इक्वल टू K इंटू AT रेज़ टू द पावर 1। हम लोग क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? माइनस डी ऑफ AT अपॉन AT इक्वल टू K DT। यदि इस माइनस साइन को हमको प्लस करना है तो इधर प्लस करेंगे और इधर माइनस कर देंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हमेशा अलग लिखते हैं। आपको यदि पता होगा तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है? dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। यदि एक बात और पता कर लीजिए कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। यहाँ जो ln है, यहाँ का बेस e होता है और यहाँ बेस हमारा 10 होता है। अब हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ हम लोग AT को यदि x माने, dx अपॉन x है तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln AT इक्वल टू माइनस KT प्लस C। अब यहाँ कोई एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C हम लोग इंट्रोड्यूस किए। इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को यदि हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम लोग को T इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। एट T इक्वल टू 0। जब T इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो T इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो A0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ln A0 इक्वल टू माइनस K इंटू 0 प्लस C। तो यहाँ C इक्वल टू क्या हो गया? ln A0। अब हम लोग C का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ln AT इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A0। अब इसको KT को इधर और ln AT को इधर, तो माइनस KT प्लस KT इक्वल टू हो जाएगा ln A0 माइनस ln AT। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको पता होगा कि log ln A माइनस ln B इक्वल टू होता है ln
A by B। सिमिलरली लेना है ln A नॉट माइनस ln AT इक्वल टू क्या हो जाएगा ln A नॉट अपॉन AT। तो यहाँ से KT इक्वल टू क्या हो जाएगा ln A नॉट अपॉन AT। अब ln को यदि log में चेंज करना है तो 2.303 log x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k log A नॉट अपॉन AT। क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 log A नॉट अपॉन AT। ये जो हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम इस इक्वेशन को जो भी हमारा इक्वेशन आया उसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास t इक्वल टू क्या था 2.303 अपॉन k log A नॉट अपॉन AT। अब देखिए हमारे पास हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, A से हमारा प्रोडक्ट बना, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन A लेते हैं, t इक्वल टू टी टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो a माइनस एक्स, तो ये x बना। ये जो a है ये A नॉट है और ये क्या है AT है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k log A अपॉन A माइनस एक्स। तो हमारा दूसरा इक्वेशन हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मैंने अभी बताया कि जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए तो उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हम लोग यदि बात करें हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करें। हाफ लाइफ इक्वल टू टी हाफ। यदि टी हाफ इसके लिए यूज करें तो क्या था हमारे पास, हम लोग के पास क्या होगा ए नॉट जो होगा ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या था के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी। तो यहां से t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एल एन ए नॉट अपॉन ए टी अपॉन के। यहां से टी हाफ यदि करें तो क्या हो जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन 2 अपॉन के। तो यहां से टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा एल एन 2 अपॉन के, और एल एन 2 इक्वल टू होता है 0.693। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो यहाँ हम लोग देखें तो हमारे पास टी हाफ इक्वल टू एल एन 0.693 अपॉन के है। तो मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं half life of first order reaction is independent of initial concentration। अब देखिए
हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। तो कल हम जो भी अभी तक पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स में उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कॉलिजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन जो भी हमारा बचा है उस टॉपिक को यूज करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।